Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. In this video, we are going to be talking about the art of making notes for the UPSC mains exam. If you are able to follow the principles I give you in this video, not only will your answers increase, you will also be able to remember better. The perpetual problem of revision कि यार मैं याद कैसे करूं, this will be solved and your mains notes will also be able to help you in prelims. In this video, I will be showing you my notes. I will also be showing you live how I generate dimensions and how I decide what notes are to be made and what are not to be made. Okay. अगर मैं आपको ये बताऊं कि नोट्स कैसे बनाने हैं, let me tell you that note making is part of the same triangle which has PYQ analysis and dimensions generation. ये तीनों जो हैं, these are linked to each other. ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा एंड आई विल ऑल्सो शो यू माई नोट्स. मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने ये कैसे यूज़ किया इन GS. ओके, मीन्स नोट मेकिंग हमें क्यों करनी है? वाई आर मेकिंग नोट्स इंपॉर्टेंट? आई वॉज नेवर अ ह्यूज फैन ऑफ नोट्स इन माई एकेडमिक करियर, but there are some things that are special in the mains. Firstly, whatever we write in our notebook is what we will remember. Whatever we remember is also what we will write in our mains copy. So ultimately, what is the process? You write in your mains copy, then you remember, then you again write in your, like you write the notes, you remember them, and then you write in the actual mains copy. So ultimately जो notes हम यहाँ लिख रहे हैं, वही notes finally mains copy में जाके आते हैं, छप के आते हैं थोड़े इधर के उधर, right? So we must make notes the way we want to write and remember. पहली बात यह है कि जैसा फाइनली हमें याद करना है और मेंस की फाइनल टाइम पे डिलीवर करना है, वैसे ही नोट्स होने चाहिए. सेकंड, देयर इज अ लॉट ऑफ इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. बहुत इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें वीड आउट करनी है, बट मोर इंपॉर्टेंटली देयर इज ऑल्सो लॉट्स ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. और ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है. आप एक बार के लिए पूरी लक्ष्मीकांत रट सकते हो, बट आप कभी भी पूरे मेंस के नोट्स नहीं रट सकते. यू हैव टू प्लेस देम इन सर्टन फ्रेमवर्क्स. एंड फाइनली इसके बाद भी देयर इज अ मेथड टू रिमेंबर इट. एक्टिव रिकॉल पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है एंड आई जस्ट लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग इट सो मच. बट एक्टिव रिकॉल मेंस में जो यूज है उसका, वो प्रीलिम से कहीं कहीं ज्यादा है. काफी बात मैं इस बारे में कर चुका हूँ एंड अब मैं आपको और भी दिखाऊंगा. ओके, मेंस नोट्स बनाने के पहले दो स्टेप हैं, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. अगर आपने किसी भी टॉपिक के मेंस नोट्स बनाना शुरू कर दिए without looking at the syllabus and previous year questions, those notes are going to be very useless, because these things, syllabus and previous year questions, are a wonderful guide for you to ace the mains exam. Syllabus and previous year question give you dimensions, start your thinking process and let you think how you are supposed to deliver in the final exam, and also give you hints for further questions. देखते हैं कैसे. I will demonstrate two subjects इन दिस वीडियो. पहले एक मेन स्पेसिफिक टॉपिक इंडियन सोसाइटी जो प्रीलिम्स में नहीं आता, और फिर इंडियन पॉलिटी जो प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है. तो मैं इसकी भी नोट मेकिंग आपको दिखाता हूँ और इसकी भी नोट मेकिंग आपको दिखाता हूँ. ठीक है, अच्छा. फर्स्ट इज GS1 इंडियन सोसाइटी. इंडियन सोसाइटी GS1 में ये हमारा सिलेबस है. सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इशूज, अर्बनाइजेशन एक्सेट्रा, effects of globalization on Indian society, social empowerment, communalism, regionalism, secularism. ये हमारा सिलेबस है. ठीक है, अब हम एक टॉपिक उठा लेते हैं इसमें, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी. मैंने इसके नोट्स बनाने हैं. ओके, नाउ पहले मैंने सिलेबस देखा, मेरे को क्या समझ आया, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी. ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता हूँ. अब टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? वेयर विल आई फाइंड टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉर्टेड? So you can find this on the Telegram channel. Telegram channel का लिंक, मेरे Telegram channel का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फर्स्ट कमेंट में भी है. ये फाइल और सारे GS पेपर्स 1, 2, 3, 4 चारों की फाइल, जिसमें PYQ सॉर्टेड हैं ईयर वाइज, क्वेश्चन वाइज एंड ऑल्सो मार्क वाइज, वहाँ पे आपको मिल जाएगी. ओके, अ ह्यूज थैंक्स टू माई फ्रेंड हरीश फॉर डूइंग दिस. नाउ अब लेट्स गो टू this part, effect of global, and best part about this file is ये syllabus wise sorted है. effect of globalization on Indian society, चारों पेपर्स के लिए ये फाइल आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी. अब ये क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस आ चुके हैं, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी इन द लास्ट 10 years. तो टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है.
अब मैं देखता हूं उन्होंने क्या पूछा। पहला क्वेश्चन पूछा, क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एज्ड पॉपुलेशन इन इंडिया। देन पूछा, व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन हैज इन्फ्लुएंस्ड द कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। Positive and negative effects of globalization on women in India. Then, globalization is generally said to promote cultural homogenization, but due to this, cultural specificities appear to be strengthened. अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया 2018 में, और ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन है। I'll just show it to you. Then, are we losing local identity for global identity? Discuss. Again, this is the exact same question as this one. दिखाऊंगा मैं आपको। एक्सप्लोर एंड इवैल्यूएट इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप्स। नाउ वर्क फ्रॉम होम इज अ फेसेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड फैमिली इज अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी के लिंक्स हैं। फाइनली, ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन अ वर्ल्ड ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। अगेन, ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी का इंटरसेक्शन है। तो मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि कई लोग कहते हैं यार एनालिसिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ये बात बहुत लोग बोलते हैं, बट एनालिसिस होता कैसे है, किस चिड़िया का नाम है एनालिसिस। देखो, मैंने देखा यार उन लोगों ने ग्लोबलाइजेशन पे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। कौन कौन से क्वेश्चन? इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन विमेन, इफेक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन ऑन एज सोसाइटी, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर। कैसे पूछा कल्चर? एक क्वेश्चन था कल्चरल होमोजेनाइजेशन के बारे में, कि कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कल्चरल होमोजेनाइजेशन करता है, बट इट एक्चुअली स्ट्रेंथन्स द स्पेसिफिसिटीज। एक ऐसा क्वेश्चन था। ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, एंड आर वी लूजिंग लोकल आइडेंटिटी फॉर ग्लोबल आइडेंटिटी। ओके, देन ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी का इंटरसेक्शन था, ग्लोबलाइजेशन एंड फैमिली का इंटरसेक्शन था। ठीक है, अब ये वाला पार्ट आप एक सेकेंड देखो। जो ये पार्ट येलो में लिखा है, जो एकदम मैजिकली येलो हो गया है, ट्राइबल्स, यूथ एंड चिल्ड्रन, क्या ये पार्ट इन्होंने अभी तक पूछा है? नहीं। बट इफ दे हैव आस्क्ड विमेन, इफ दे हैव आस्क्ड एज सोसाइटी, तो क्या क्वेश्चन ट्राइबल्स पे नहीं आ सकता? क्या क्वेश्चन यूथ पे नहीं आ सकता? क्या क्वेश्चन चिल्ड्रन पे नहीं आ सकता? आ सकता है ना। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ एनालिसिस। यू कैन प्रिडिक्ट फर्दर क्वेश्चंस। विमेन पे पूछ लिया, एज पे पूछ लिया, तो क्या इन पे नहीं पूछ सकते? और भी जगह पूछ सकते हैं। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल है। सेकेंड, फैमिली पे पूछ लिया इम्पैक्ट, है ना, वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली, ये पूछा था। तो कास्ट पे नहीं पूछ सकते इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का, मैरिज पे नहीं पूछ सकते इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का। अच्छा, कल्चर पे पूछ लिया, और कल्चर पे अलग अलग तरीके से सेम चीज पूछी हुई है। आई जस्ट शो यू हाउ ये सेम चीज है। तो ये तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड पीवाई क्यों होना चाहिए। नाउ, कुछ और फेसेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो मुझे सुन के समझ आ रहा है। ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर्स, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ, ये भी तो अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी के ही फ्रेमवर्क्स हैं। करेक्ट, ये है फर्स्ट स्टेप। इसमें आपको लगेगा टाइम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, आपने ग्लोबलाइजेशन के नोट्स बनाने, पहले आप ग्लोबलाइजेशन देखो, विमेन पे आ गया यार, एज पे आ गया, कल्चर पे बार बार आ रहा है, तो मेरे नोट्स में ग्लोबलाइजेशन ऑन विमेन होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन ऑन एज होना चाहिए। यहां से मुझे समझ आया कि ट्राइबल, यूथ, चिल्ड्रन भी होना चाहिए, तो दीज हैव टू बी इन माई नोट्स। कल्चर का हैज टू बी अ वेरी गुड आंसर इन माई नोट्स, बिकॉज वेरी हाई चांस ऑफ रेपिटेशन। टेक्नोलॉजी आ गया, तो क्या ग्लोबलाइजेशन को कोविड-19 से लिंक करके नहीं पूछ सकते? बिल्कुल पूछ सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम ही आ गया, तो वर्क फ्रॉम होम तो कोविड की ही देन है, एंड दैट इज लिंक्ड टू ग्लोबलाइजेशन। फैमिली also has to be in my notes, caste and marriage also has to be in my notes, and factors and health related globalization also has to be in my notes. Now, अब कल्चर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कल्चर या इंडियन सोसाइटी पे 2-3 बार क्वेश्चन पूछा था। Are we losing our local identity for global identity? How has globalization impacted cultural diversity? Does globalization promote cultural homogenization or revival of local culture? इस क्वेश्चंस के लिए अगर मान लो मेरे पास कल्चर का एक फ्रेमवर्क हो, ठीक है, मान लो मेरे पास एक फ्रेमवर्क है, ये दिखाता हूं आपको ये चीज। मान लो मेरे पास एक फ्रेमवर्क है जहां पर मेरे पास इंडियन कल्चर के बारे में कुछ लिखा है। यार इंडियन कल्चर के ना ये 5-6 एलिमेंट होते हैं, और इनको अगर मैं ग्लोबलाइजेशन से देन मैप कर लूं, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट से, तो मेरा आंसर कितना इजी हो जाएगा। तो मैंने इंडियन कल्चर के ये फेसेट सोचे। दिस इज व्हाट टीचर्स टॉक अबाउट, दिस इज दैट पैटर्न ऑफ थिंकिंग जो कहते हैं ना इस एग्जाम में सोचना सीखो।
कई लोग यूट्यूब पे आके बकैती बहुत करते हैं कि सोचना सिखा देंगे, एनालिसिस सिखा देंगे, बताता कोई नहीं है ये। इट टेक्स मेनी ईयर्स ऑफ पेन एंड वन फेल्ड अटेम्प्ट इट टुक फॉर मी टू लर्न कि ऐसे नोट्स बनते हैं। कल्चर एंड ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार जो मैं सिलेक्ट हुआ हूँ ये इसका बहुत मेजर रीजन है कि मैंने नोट्स अपने ऐसे बनाए हैं। कल्चर के क्या फेसेट्स हैं? फूड इज वन ऑफ द फेसेट्स, लैंग्वेज इज वन ऑफ द फेसेट्स, ड्रेस इज वन ऑफ द फेसेट, मूवी इज वन ऑफ द फेसेट, आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट इज वन फेसेट, आर फैमिली वैल्यूज ये एक फेसेट है, मैरिज हमारे कल्चर का पार्ट है, किनशिप हमारे कल्चर का पार्ट है, फेस्टिवल्स हमारे कल्चर का पार्ट है, वैल्यूज हमारे कल्चर का पार्ट है। नाउ एनी क्वेश्चन ऑन इंडियन कल्चर और इंडियन सोसाइटी, व्हाट मेक्स इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन से लिंक नहीं है, बट कल्चर आएगा ना तो मेरे दिमाग में ये फेसेट्स आ जाने चाहिए। ग्लोबलाइजेशन हाउ हैज इट इम्पैक्टेड कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चर वर्ड सुनते ही अगर मेरा दिमाग ये सोचने लगेगा तो हाँ भाई अब आसान है, फूड का इम्पैक्ट बता दो ग्लोबलाइजेशन का, लैंग्वेज का बता दो, ड्रेस का बता दो, मूवीज पे बता दो, आर्ट पे बता दो, फैमिली वैल्यूज पे बता दो, मैरिज पे बता दो, किनशिप पे बता दो, इतने पॉइंट तो ऐसे ही हो गए, ऑल ऑफ देम आर रेलेवेंट। बट अगर मैं ऐसे सोचूं यार ग्लोबलाइजेशन का कल्चर पे क्या इम्पैक्ट हुआ है बिना इस फ्रेमवर्क के, तो शायद एक भी पॉइंट ना आए दिमाग में। दिस इज द मेन ट्रिक जो लोग आपको नहीं बता रहे हैं। अब ठीक है, ये बात हो गई। अब मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ। ग्लोबलाइजेशन के अगर मैं नोट्स बना रहा हूँ तो मेरे को क्या चाहिए? मुझे एक इंट्रोडक्शन चाहिए, एक डिसेंट सा कंक्लूजन चाहिए, कुछ आइडियाज चाहिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के थोड़े से पहले से प्रिपेयर्ड, और जो फेसेट्स मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख लिए और जो डायमेंशंस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज कर ली कि यार ये फर्दर पूछी जा सकती हैं, और कुछ चीजें जो मैंने मैप कर ली जैसे कल्चर, इन चीजों के मुझे नोट्स चाहिए। अब इनको देखते हैं, ये मेरे नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए एज इट इज, पूरी फाइल, पूरी इंडियन सोसाइटी की फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, चलो देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, ये एंथनी गिडन्स की डेफिनेशन है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, गुड्स, सर्विसेज सच एज सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज ओवर द वर्ल्ड गेट इंटीग्रेटेड। ठीक है, नोट थोड़े से मेरे समझने मुश्किल हैं, कभी एक बार वीडियो बना के समझा दूंगा। अब इम्पैक्ट देखते हैं, मैंने कहाँ कहाँ ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट लिखा। जॉइंट फैमिली पे इम्पैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस। इसके नोट्स यहाँ नहीं है, किसी और पार्ट में सोसाइटी के, इफ यू डाउनलोड द नोट्स यू विल फाइंड देम। कास्ट सिस्टम पे इम्पैक्ट ऑन इट्स रिचुअल, इकोनॉमिक एंड इट्स स्ट्रक्चर सिस्टम, ये भी कहीं और है। ठीक है, मैरिज भी कहीं और, रिलीजन, ये चीजें कहीं और नोट में हैं, तो बस यहाँ पे समरी दी हुई है। जो एक्चुअल पार्ट है वो यहाँ स्टार्ट होता है, इम्पैक्ट ऑन कल्चर। ये हम देख रहे थे ना कल्चर पे, तो ग्लोबलाइजेशन पे कल्चर का क्या इम्पैक्ट है, ये आप किसी भी जगह से, विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, कोई सोसाइटी की बुक पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, यू विल रियलाइज एनीवेयर यू रीड दिस थ्री थिंग्स विल बी रिटन कि कल्चर पे ग्लोबलाइजेशन के 3 इम्पैक्ट हैं। फर्स्ट इज होमोजेनाइजेशन, जो हमारा कल्चर है वो होमोजेनाइज हो जाता है, जैसा ग्लोबल कल्चर है उसको हम एप करने लगते हैं। सेकेंड इम्पैक्ट इज हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सचर हो जाता है, एक इंडियन कल्चर एक वेस्टर्न कल्चर, ये मिक्स होके कुछ अलग ही बना देते हैं। तीसरा, रिवाइवल ऑफ लोकल आइडेंटिटी, देयर इज अ लोकल आइडेंटिटी, मेरे पास एक लोकल आइडेंटिटी है, ग्लोबलाइजेशन हुई, वो आइडेंटिटी वर्ल्ड में फैलने लग गई। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑन कल्चर जो है ग्लोबलाइजेशन का, वो इन 3 हेडिंग्स में फिट बैठता है। ठीक है, अच्छा, अब कल्चर में 3 इम्पैक्ट है, हाइब्रिडाइजेशन, होमोजेनाइजेशन, रिवाइवल ऑफ लोकल आइडेंटिटी। अब मुझे इसके आंसर लिखना है। कल्चर पे क्वेश्चन मुझे प्रिपेयर करना था, मैंने कल्चर के डायमेंशंस अपने दिमाग में सोच रखे हैं, मुझे पता है कि ये 3 चीजें होनी है, ये मुझे स्टैटिक थ्योरी पढ़ के समझ आ गया दैट देयर इज गोइंग टू बी ईदर हाइब्रिडाइजेशन, either there is going to be homogenization or there is going to be revival of local identity। अब देखो कैसे बढ़िया आंसर निकल के आएगा, और नोट भी वैसे बनेंगे। पहली डायमेंशन कल्चर की, फूड। हाइब्रिडाइजेशन का ये थोड़ा शायद उल्टा हो गया, यहाँ पे देयर शुड बी होमोजेनाइजेशन एंड यहाँ पे देयर शुड बी हाइब्रिडाइजेशन, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, होमोजेनाइजेशन का क्या एग्जाम्पल है कि हमारा फूड बिल्कुल वेस्ट जैसा हो गया, मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ फूड हैबिट्स। हाइब्रिडाइजेशन का क्या एग्जांपल है, नवरात्रा थाली मिल रही है मैकडॉनल्ड्स में, बीफ नहीं मिलता मैकडॉनल्ड्स में। देन रिवाइवल ऑफ लोकल आइडेंटिटी, चिकन टिक्का मसाला बिकमिंग फेवरेट डिश इन इंग्लैंड, और द फैक्ट दैट वी आर सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये चीज हो गई। अब ड्रेस के बारे में लिख लो, वेस्टर्न ड्रेसेस होमोजेनाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज जीन्स विद कुर्ता, रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर इज चिकनकारी एंड बांधनी गेटिंग फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। Language, obsessing with English language is homogenization.
Hybridization would be English का formation या Hollywood movies being dubbed into regional languages. And revival of local culture, Indian language movies या Indian regional language movies being released abroad. ऐसे ही मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में लिख लूँ, फैमिली के बारे में, मैरिज के बारे में, किनशिप के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में, वैल्यूज के बारे में. अब मैंने कल्चर के डायमेंशन से ग्लोबलाइजेशन को मैप कर लिया है. अब क्वेश्चन आ जाए, आर वी लूजिंग आवर ग्लोबल लोकल आइडेंटिटी फॉर ग्लोबल आइडेंटिटी? यही क्वेश्चन था ना. लेट्स डू इट. क्या क्वेश्चन था? आर वी लूजिंग आवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी? यही था. ऐसा तो नहीं है कि हमारी पूरी आइडेंटिटी लॉस हो चुकी है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी आइडेंटिटी लॉस नहीं हुई. तो हमें इसमें बेसिकली एक एक्सटेंट ही बताना है ना, कि कहाँ तक. यस, सम प्लेसेस देयर हैज बीन लॉस, नो इन सम प्लेसेस देयर हैज बीन अ रिवाइवल, एंड नो इन सम प्लेसेस देयर हैज बीन अ हाइब्रिडाइजेशन वेयर देयर हैज बीन अ मिक्सचर ऑफ द टू आइडेंटिटीज. एक क्वेश्चन था, टू व्हाट एक्सटेंट हैज ग्लोबलाइजेशन इंपैक्टेड द कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया? आंसर आपको ऑलरेडी समझ आ चुका होगा. इट हैज इंपैक्टेड इन सम प्लेसेस, जैसे फूड में, अर्बन एरियाज में ये बात हुई. बट इन सम प्लेसेस देयर इज अ हाइब्रिडाइजेशन. इट हैज नॉट इंपैक्टेड, बट इट हैज लेड टू न्यू फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी. इन थर्ड प्लेसेस, नो, इट हैज नॉट इंपैक्टेड दैट मच, एंड द डाइवर्सिटी दैट इज देयर इन इंडिया हैज एक्चुअली गॉटन स्ट्रेंथेंड. वो क्या है? रिवाइवल ऑफ लोकल आइडेंटिटी. जैसे चिकनकारी एंड बांधनी को स्ट्रेंथन किया गया बिकॉज यूनेस्को ने उनको अच्छा स्टेटस दे दिया. एक क्वेश्चन था, इसी आपने देखा था कि इट इज सेड दैट ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू सप्रेशन ऑफ, इट लीड्स टू कल्चरल होमोजेनाइजेशन, बट एक्चुअली इट लीड्स टू रिवाइवल ऑफ लोकल आइडेंटिटी. ये भी तीसरा क्वेश्चन इसी चीज से रिलेटेड था पीवाईक्यू में. अब आपको होमोजेनाइजेशन में आपको इस क्वेश्चन में इलैबोरेट करना है अगर, तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स चाहिए और कुछ रीजंस चाहिए. आपने अगर कल्चर को मैप कर रखा है कि भाई फूड, ड्रेस, मैरिज, किनशिप, लैंग्वेज, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांसेस, म्यूजिक, मूवीज, तो आप इनमें आराम से मैप कर लोगे. होमोजेनाइजेशन का एग्जांपल दे दो, रिवाइवल का एग्जांपल दे दो, और एक चीज बता दो कि यार हाइब्रिडाइजेशन भी हुई है. बट द आंसर इफेक्टिवली रिमेन्स द सेम. थ्रू वन पेज यू आर एबल टू आंसर 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आगे देखते हैं. अब मैंने जैसे आपको कहा कि मैं इम्पैक्ट अगर बनाऊंगा तो मैं यूथ पे भी इम्पैक्ट लिखूंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों. ठीक है. अगर मैं आगे जाके नेशन पे एज अ होल भी इम्पैक्ट लिखूंगा, ठीक है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट लिखूंगा, देन कुछ फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज इट इज लिखूंगा. यही वो एंथनी गिडन्स की डेफिनेशन है, दोबारा लिख रखी है, लाइक आई टोल्ड यू. हेल्थ पे इम्पैक्ट लिखूंगा, उसको भी मैं होमोजेनाइजेशन और रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर की बात कर रहा हूँ. होमोजेनाइजेशन में हमारा लाइफस्टाइल, हाइपरटेंशन एंड स्ट्रेस, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से है. एंड रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर कुड बी एग्जांपल, कुड बी आयुष, जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो रही है. इंटरनेशनल योगा डे. विमेन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, इसमें मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव कर लिए. अब ओल्ड एज, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. अब इसमें कैसे सोचना होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ. यही फ्रेमवर्क्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको चीजें याद रहेंगी, राइट. देखो, ओल्ड एज में क्या करना होता है. अब मान लो मुझे ओल्ड एज या एजेड लोगों पे आ गया कि क्या इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का. कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होगा, है ना. लेट मी थिंक इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस. पहला डायमेंशन है सोशल डायमेंशन. सोशल डायमेंशन में आता है हेल्थ. हेल्थ बड़ी बेटर नहीं हो गई ओल्ड लोगों की ग्लोबलाइजेशन की वजह से. वाई? बिकॉज नई डिवाइसेस आ गई, नई टेक्निक्स आ गई. देन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी बेटर नहीं हो गई. टेक्नोलॉजी बेटर हो गई तो कम्युनिकेशन बेटर हो गई. तो जॉइंट फैमिली, इवन दो द पीपल आर लिविंग अवे फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स, it can be functionally joined because communication technology is better and people can communicate. Then administrative dimension क्या है कि governance में focus आ गया on old age, UN decade of healthy aging, Madrid principles on healthy aging. Then political dimension, of course इन पे focus बढ़ा है. economic dimension में देखो remittances, लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं और रिमिटेंसेस वापस भेज रहे हैं, तो उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ रहा है, उनकी राइज इन एम्प्लॉयमेंट हो रही है, कंसल्टेंसी सर्विसेज में उनकी रिकॉग्निशन हो रही है. ये पॉजिटिव इंपैक्ट. नेगेटिव भी ऐसे सोचो, सोशल में जॉइंट फैमिली का ब्रेकडाउन हो गया, दे आर लोनली. ठीक है. सोशल में माइग्रेशन हो गई तो दे आर फेसिंग आइसोलेशन एंड निग्लेक्ट. देन टेक्नोलॉजी में आर दे नॉट प्रोन टू डिजिटल डिवाइड. क्या साइबर स्कैम्स नहीं हो रहे? ये आपको सोचना सीखना है, बट सोचना हैज टू बी इन डायमेंशंस, इन अ फ्रेमवर्क. ऐसे नहीं कि बैठ के सोच रहे हैं. यू हैव टू थिंक इन अ फ्रेमवर्क. सोशल आपने सोच लिया, टेक्नोलॉजिकल आपने सोच लिया,
एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल, अथॉरिटी का लॉस हो गया है, रोल जो था पहले फैमिली में वो खत्म हो गया है, नाउ देयर आर स्पेशलिस्ट फॉर एवरीथिंग, ट्रेडिशनल नॉलेज का रोल खत्म हो गया है। अगर मैं लीगल की बात करूं तो साइबर क्राइम स्पेशल और बाकी क्राइम भी बढ़ रहा है। देन वैल्यूज, जो नॉर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट थी कि ग्रैंड पेरेंट्स के वी यूज्ड टू टच द फीट, वो चीज खत्म हो रही है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न कल्चर। सो इट हैज हैड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। कंक्लूजन में क्या लिखूंगा, एक्टिव एजिंग इज द सोल्यूशन because globalization might be a double-edged sword, but through active aging the benefits can be maximized while minimizing the impact of the negatives. Correct? हो गया आंसर, ये है। इफ यू मेक योर नोट्स लाइक दिस तो आंसर लिखने में कोई बड़ी बात ही नहीं है। अब कास्ट पे इम्पैक्ट देख लिया, पॉजिटिव या नेगेटिव, रिलीजन पे इम्पैक्ट देख लिया, एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट देख लिया, ये कुछ कोट्स लिख लिए फॉर वैल्यू एडिशन। नोट्स डन, ग्लोबलाइजेशन के नोट्स खत्म, आगे टेक्नोलॉजी वगैरह के भी नोट्स हैं बट मैं सारे दिखा नहीं रहा। तो अब देखो, अब इससे हुआ क्या कि मैंने ग्लोबलाइजेशन के जो नोट्स थे उसमें PYQ एनालिसिस कर लिया, कुछ डायमेंशंस बना लिए, एंड एक मेरा थिंकिंग का पैटर्न आ गया। अब ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन आएगा तो आई विल बी एबल टू थिंक लाइक दिस। समझ आई बात? अच्छा, आगे चलते हैं। अब पॉलिटी की बात करते हैं, सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। GS2 लक्ष्मीकांत हम पढ़ते हैं, यूजलेस है फॉर मेंस, यूजलेस, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। मेंस पर्सपेक्टिव के लिए मेहनत करनी पड़ती है पॉलिटी में। GS2 में मेरे इस बार वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं 113, एंड डेफिनेटली माय नोट्स आर वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट। अभी वो आपको समझ आ जाएगा बिकॉज मोस्ट ऑफ माय मेंस नोट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेमवर्क। ठीक है, यही फाइल जैसे मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी चारों GS पेपर्स की, एंड मेरे सोसाइटी के नोट्स भी अपलोडेड है। देखो 2013 में हम फंडामेंटल राइट्स वाला क्वेश्चन करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट है पॉलिटी सिलेबस का, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। अब सिग्निफिकेंट प्रोविजंस में ऑब्वियसली वन ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोविजन इज फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट 19 पे क्वेश्चन आया, सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट पे 2013 में। 2014 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे क्या मतलब है, हेट स्पीच, फिल्म्स इन इंडिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, ये तो ऑलरेडी इन्होंने पूछ लिया। आगे यहाँ पे एक और फंडामेंटल राइट 19 पे क्वेश्चन है, बट दिस इज नॉट अबाउट 19(1)A, दिस इज द अदर पार्ट ऑफ मूवमेंट, जो फंडामेंटल राइट 19 का पार्ट है। तो यहाँ पे मुझे 2 ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखे, इसलिए मैं ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। मान लो कम दिखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई हैव जस्ट सीन 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन पार्ट ऑफ 19(1)A, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो मैं अब इसके नोट्स कैसे बनाऊं? मैं खुद सोचता हूं कि 19(1)A में क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं। 2-3 चीजें तो मुझे समझ आ गई, हेट स्पीच के बारे में लिखा था, ठीक है, सिनेमा सेंसरशिप के बारे में लिखा था, 66A ऑफ IT एक्ट के बारे में लिखा था, यही था वहां पे। अब अगर 19(1)A पे मुझे मेंस का क्वेश्चन बनाना है तो कहां का बन सकता है? सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोविजन, फेसेट्स ऑफ दिस प्रोविजन की, अच्छा यार इसके क्या क्या फेसेट्स हैं। देन इश्यूज रिलेटेड टू 19(1)A, सेडिशन एंड हेट स्पीच, ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से लिंक्ड है। फेक न्यूज, ये चीज भी फ्रीडम ऑफ स्पीच से लिंक्ड है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच से लिंक्ड है। और ये चीजें वो हैं जो न्यूज में रहती हैं, आप सुनते हो, न्यूज़पेपर में देखते हो, न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ते तो मंथली मैगजीन में इसका बहुत मेंशन होगा। ठीक है, मेंस 365 किसी भी कोचिंग का उठा लो, ये चारों इशू पक्का होंगे। देन सिनेमा सेंसरशिप, ये तो था ही प्रीवियस ईयर में। राइट टू इंटरनेट, ये भी न्यूज से आप देख सकते हो। एंड IT रूल्स, सबको पता है इस पे काफी कंट्रोवर्सी हुई है बिकॉज इसी प्रोविजन से इनका लिंक है, राइट। गवर्नमेंट सेंसरशिप वगैरह की भी बात हुई थी इसमें। ये मेरे डायमेंशंस हो गए रिलेटेड टू आर्टिकल 19(1)A, एंड ऑलरेडी इफ यू लुक एट इट, सिग्निफिकेंस का क्वेश्चन आंसर हो चुका है, यही तो सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इसके अलावा क्या चाहिए? एक इंट्रोडक्शन चाहिए डिसेंट सा, कंक्लूजन चाहिए एंड वैल्यू एडिशन चाहिए। वैल्यू एडिशन GS2 में क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज। अब मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ। ये मेरे आर्टिकल 19(1)A के नोट्स हैं। इंट्रोडक्शन, ये जस्टिस PN भागवती ने बोला था इन मेनका गांधी केस, इफ डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय द पीपल, every citizen must be entitled to participate in the democratic process to enable him or her to intelligently access his rights of making a choice. Free and open discussion of public matters is absolutely essential. ये इंट्रोडक्शन है, इसको आप थोड़ा सा पैराफ्रेज करके एज इंट्रो यूज कर सकते हो, जस्टिस PN भागवती का नाम बिल्कुल लिख सकते हो। 19(1)A फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमें पता है, जो 19 क्लॉज 2 में दी हुई है, ये लक्ष्मीकांत से आया है। इसके अलावा आगे कुछ लक्ष्मीकांत से नहीं है।
सिग्निफिकेंस क्या है, ये फर्स्ट डायमेंशन था कि हाँ इट इज फाउंडेशन ऑफ अदर राइट्स, इंडिया में डेडिकेटेड प्रेस राइट्स नहीं है तो 19(1) बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट, फ्री एक्सप्रेशन लीड्स टू अकाउंटेबिलिटी एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वॉइसेस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, असिस्ट क्रिएटिव लाइसेंसिंग, यही पूछा था उन्होंने, फिल्म्स इन इंडिया। अभी आगे इसको दिखाता हूँ। अब फेसेट्स क्या है, प्रेस फ्रीडम, साइलेंस, इज प्रेस फ्रीडम अ पार्ट ऑफ right to freedom of speech and expression? Then is right to stay silent also a part? Is right to report proceedings also a part? And is right to be informed also a part? ये इसके फेसेट्स हैं एंड ये कुछ सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं उसके बारे में। देन ये मैंने वैल्यू एडिशन करने के लिए कुछ जजमेंट्स याद कर ली, जैसे रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, द सुप्रीम कोर्ट सेड आर्टिकल 19 इज द फाउंडेशन ऑफ अदर राइट्स। बेनेट एंड कोलमैन एंड को वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, no restriction outside 19 clause 2 can be placed on 19 clause 1 a. PUCL versus Union of India, phone tapping is illegal under 19 clause 2. Om Prakash Mehra versus State of Delhi, freedom of speech is not only freedom during speech but freedom after speech. All of this is a conclusion and a filler anywhere I need it. Anuradha Bhasin case, internet access is a fundamental part of freedom of speech and expression. Shreya Singhal case, 66A of IT Act needs to be banned. राइट, इस प्रोविजन को उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, यही पूछा था उसमें कि क्वेश्चन। अब मेरे पास वैल्यू एडिशन के लिए जजमेंट भी होगी। अब फेसेट्स पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेडिशन, ये गो टू आईपैड इसलिए लिखा है क्योंकि मेंस 365 से यहाँ पढ़ लो, बट 124A ये सेडिशन की बात है। अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग डिसअफेक्शन, हेट्रेड एंड कंटेम्प्ट, ये रिसेंट केस हो गया सुप्रीम कोर्ट का। एक दो और केसेस जहां इसकी बात की हुई है, बाकी चीज मेंस 365 में थी तो यहां नहीं लिखी डायरेक्ट, ठीक है। इसका कहाँ मिसयूज होता है, विनोद दुआ केस, राइट, ये फर्स्ट डायमेंशन। देन हेट स्पीच के बारे में लिखा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, कुछ प्रोविजंस जो आर्टिकल्स हैं लक्ष्मीकांत में, इतना आपको मिल जाएगा। सिविल एंड क्रिमिनल कंटेंट रीजनेबल है या नहीं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस 2006 अमेंडमेंट, केतराम बेनीवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यूज इट स्पेयरिंगली, राइट। फेक न्यूज के बारे में, अब ये देखो, ये पूरा एक नोट्स है, एक पेज में फेक न्यूज का कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। व्हाई डज फेक न्यूज हैपन, फेक न्यूज में आप क्या ही सोचोगे, व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स एंड व्हाट इज द सोल्यूशन। इसके अलावा क्या पूछ लेंगे वो आपसे, कुछ और है ही नहीं, बचता ही नहीं। व्हाई डज इट हैपन, देयर इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट क्रिएशन। आज से 20 साल पहले मे बी आई वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट दिस टू यू, मैं आपको नहीं बता पाता ये, बट आज डेमोक्रेटिक है, एनी टॉम डिक एंड हैरी लाइक मी कैन टेक अप एन आईपैड एंड स्टार्ट मेकिंग अ वीडियो। टेक एंड सोशल मीडिया की कॉस्ट कम हो रही है, सिर्फ एक आईपैड से वीडियो बन जाती है, राइट। टीआरपी की रेस है, आप देख रहे होगे कहीं नए नए कोचिंग, कई ऐसे लोग हैं जो कोचिंग में मतलब ऐसे थंबनेल बनाते हैं कि मतलब रोना आ जाता है उसको देख के। ये टीआरपी, आई बॉल्स की रेस है। देन पॉलिटिकल टूल्स, सोशल मीडिया इज बिजनेस इज बेस्ड ऑन आई बॉल्स, जितना टाइम वो यहाँ का लगाएंगे उतना होगा। एडवर्टाइजर्स वांट हायर रीच, ये सारा कुछ कॉज है फेक न्यूज इमर्जिंग ऑन सोशल मीडिया। देन इम्पैक्ट क्या होता है, माइनॉरिटीज टारगेट होती हैं, मिसट्रस्ट बढ़ता है, कमर्शियल यू नो देयर इज सम कमर्शियल एलिमेंट ऑफ फेक न्यूज ऑल्सो। जैसे टेलीग्राम को इंडियन बता दिया था एक बार कि इंडियन ऐप है, कोरोनिल को कोरोना का क्योर बता दिया, कई लोगों ने तो खरीद लिया, राइट। देन टार्निशिंग द रिस्पेक्टेड द रेपुटेशन ऑफ रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स, जैसे कई बार पीएम नेहरू के बारे में आपने देखा होगा कि बहुत फालतू की फेक न्यूज स्प्रेड होती है, राइट। यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन आलोक अलक श्रीवास्तव केस, सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द इन्फोडेमिक इन इंडिया। 51A क्लॉज H फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा है स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक रिफॉर्म, ये हम कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ what government has done against it, legislative measures, institutional measures, levers to be taken at the personal level, ये आगे के पेजेस में लिखा हुआ है। This is called level analysis, this is also another framework। अगर फेक न्यूज को काउंटर करना है, it can be countered at the individual level, it can be countered at the society level, it can be countered at the national level, it can be countered at the institution level। मतलब फेसबुक भी खुद कुछ कर सकता है, इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ कर सकती है, हमारी सोसाइटी भी कर सकती है, एंड आप एज इंडिविजुअल भी कर सकते हो। जब आप ऐसे सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आपको 4-5 पॉइंट आ जाएंगे। ये कुछ लेजिस्लेशंस हैं और यहाँ पे कंक्लूजन है कि वी नीड टू इन्वेस्ट इन सोशल अवेयरनेस, ट्रस्ट, फैक्ट चेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। खत्म हो गई बात। ऐसे ही सिनेमा सेंसरशिप पे डायमेंशंस बना के आपने नोट्स बना लिए, ठीक है। और ये आईटी रूल्स पे, आईटी एक्ट पहले पूछ चुके हैं, तो आईटी रूल्स, प्राइवेसी एंड पब्लिक ऑर्डर डिबेट है। एक डायग्राम जो अगर आ गया
कि देयर इज स्टेट एंड बिग टेक एंड आई नीड टू प्रोटेक्ट द सिटीजन थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी फ्रॉम बोथ। ठीक है, ये डायग्राम आप बना दो। आईटी रूल्स के फीचर्स ये पूछ सकते थे वो आपसे, फीचर्स आपने लिख लिए, कुछ थोड़ा बहुत आप एनालिसिस लिख लो। बाकी हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड, आलोक अलग श्रीवास्तव केस आपको पता ही है, अब तहसीन पुणे वाला केस के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत मेंशन है, ये आपने कर लिया। नाउ व्हाट आर द टेक हर्डल्स, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन फ्री स्पीच, नोट्स डन। राइट, ये राइट टू इंटरनेट वाला केस है, अगेन कुछ फ्री यू जस्ट राइट अबाउट सम केसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इसमें टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कहाँ पे आप इंटरनेट बैन लगा सकते हो नहीं लगा सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट, कंक्लूजन में ICCPR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये मेंशन कर दो। राइट, तो अब जब आपके नोट्स बन गए, ठीक है, अब आप देखो योर नोट्स आर रेडी। तो वंस योर नोट्स आर रेडी, अब आपको कोई योर डायमेंशंस आर रेडी। ठीक है, यू हैव मैप्ड द डायमेंशंस, ऑलमोस्ट ऑल द डायमेंशंस हैव बीन मैप्ड, योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड एंड यू हैव अ सर्टेन सेट ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैंने करंट अफेयर से भी अपने उसको लिंक कर लिया। एंड दिस इज व्हाट एनालिसिस इज। जो कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ के एनालिसिस आता है, न्यूज़पेपर पढ़ के आप एनालिसिस सीखोगे, एडिटोरियल पढ़ के एनालिसिस सीखोगे, बट ओनली व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज, ओनली व्हेन यू आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक थिंग्स यू विल नो हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। और ये है इस एग्जाम की असली प्रिपरेशन। यहाँ है जहाँ एक एक मार्क्स से सिलेक्शन और रिजेक्शन रुकता है। तभी मैं हर बार कहता हूँ इस एग्जाम में जिसने इंटरव्यू दिया हुआ है, जिसने मेंस क्लियर किया हुआ है, he is definitely a very very smart person because it takes a lot of thinking for this। बैठ के आपको थिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यार क्या डायमेंशंस हैं क्या नहीं है, राइट, तब आपके ये नोट्स बनेंगे। उसमें भी इंटरव्यू में जो लोग जाएंगे वहां भी मार्क्स आके आप फाइनली सिलेक्ट होते हो। तो द लेवल ऑफ थिंकिंग एंड एफर्ट दैट इज रिक्वायर्ड इन द मेंस इज अनपैरेलल्ड बाय द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स ना इस बार कितना भी टफ आया हो, इसके सामने ना जो यहाँ पे मेहनत लगती है कुछ नहीं है ये। इसमें सिर्फ रेक्टिफिकेशन से आप पास हो सकते हो। मींस में यू नीड टू बी अ लिविंग ब्रीदिंग थिंकर, अ पर्सन हु कैन एनालाइज, think beyond the dimensions and look at what is happening around them and collate the information in one place। तभी मीन्स में मार्क्स इतने वेरी करते हैं और एक एक नंबर की फाइट होती है, बिकॉज इतना क्लोज है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। राइट, अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन है तो उसको याद कैसे करें, उसका तरीका है एक्टिव रिकॉल। मैंने पहले भी इस चैनल में एक्टिव रिकॉल के बारे में बात करी है और मैं दोबारा करूंगा। आपने एक बार ये नोट्स बना लिए, प्लीज डू नॉट री रीड द नोट्स ब्लाइंडली। ये नहीं कि एक बार नोट्स बना के दोबारा से फिर से वहीं पे उन्हीं नोट्स को पढ़ रहे हैं, फिर दोबारा से उन्हीं नोट्स को पढ़ रहे हैं, फिर दोबारा से उन्हीं नोट्स को पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, कैसे याद होगा, देखो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर, यही पहला क्वेश्चन था, है ना। अब ये कैसे याद होगा, इसके 3 फेजेस हैं। जब आप ऐसे नोट्स बना लोगे, आप एक्टिवली रिकॉल करो, आप PYQs पे यू गो बैक टू द PYQs। आपने PYQ को देख के नोट्स बनाया ना, आप PYQ पे वापस जाओ। ग्लोबलाइजेशन और इंडियन कल्चर हमने पढ़ना था, लोकल आइडेंटिटी फॉर ग्लोबल आइडेंटिटी पूछा था, या ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी पूछा था, यही था ना। अब PYQ में लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यहाँ पे यही क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर। मैं कैसे याद करूंगा, सबसे पहले मैं याद करूंगा कि यार इंडियन कल्चर की डायमेंशंस क्या क्या थी। मैंने कुछ डायमेंशंस आपको बताई थी, थिंक ऑफ दोज डायमेंशंस। अभी याद करो जितनी भी आपको याद आती हैं, फूड, ड्रेस, लैंग्वेज, मूवीज, परफॉर्मिंग आर्ट्स, किनशिप, फैमिली वैल्यूज एक्सेट्रा। अब मैं याद करूंगा यार कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या क्या होता था। 3 तरह का इम्पैक्ट था, याद आ गया तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। 1 2 3, होमोजेनाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड रिवाइवल ऑफ लोकल आइडेंटिटी। अब मैं करूंगा यार, चलो तीसरा पार्ट है, इसको इससे मैप करना, ये चीज यहाँ पे प्लेस करनी है। तो अब मैं याद करूंगा कि अच्छा यार फूड पे क्या इम्पैक्ट है, ड्रेस पे क्या इम्पैक्ट है, लैंग्वेज पे क्या इम्पैक्ट है, मैरिज पे क्या इम्पैक्ट है, फैमिली पे क्या इम्पैक्ट है। मेरा बन गया आंसर, मुझे याद हो गया। तो एक्टिव रिकॉल से याद करना है। देखो जब हम प्रीलिम्स का पेपर देते हैं ना, प्रीलिम्स के पेपर में एक चीज होती है कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है ABCD, होते तो है ही ना 4 ऑप्शन। रिकॉग्निशन का गेम है अल्टीमेटली, चाहे कितनी भी टफ रिकॉग्निशन हो, इट इज रिकॉग्निशन। बट जब हम मेंस का पेपर देते हैं ना, मेंस के पेपर में यहाँ क्वेश्चन होता है और बाकी पेज खाली होता है, दिस इज ब्लैंक। जो आपने जनरेट करना है वो अपने अंदर से जनरेट करना है। सो दिस इज अ पेपर ऑफ जनरेशन, तो ऑफ कोर्स इट इज मच मोर टफ। ठीक है, काफी ज्यादा टफ है जनरेशन। जनरेशन एक डिफरेंट लेवल का गेम है, राइट। सो इफ यू नीड टू जनरेट द पॉइंट्स फ्रॉम हियर, अगर आपको जनरेट करने की जरूरत है यहाँ से,
तो इट नीड्स मच मोर हार्ड वर्क, एंड वो ऐसे नोट्स बना के आएगा। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो, PYQ एनालिसिस एक सर्चेबल डॉक्यूमेंट है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और मैं फर्स्ट कमेंट में पिन भी कर दूंगा। देन मेरे मेंस नोट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और आगे चल के मैं अपने बाकी नोट्स भी GS2 GS3 भी अपलोड करूंगा once I'm able to scan them. Thank you for watching, and I hope this video helped you and it helps you in your mains journey. Thank you. See you next time.